हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और हमने इस चैप्टर के अंदर बात कर ली कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर आता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर आता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन लोगों ने बात करी कि जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो लेकर आता है कैपिटल, फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस में अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए, और एक वो लेकर आता है गुडविल, जिसे अपन प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। और गुडविल का अमाउंट वो इसलिए लेकर आता है ताकि वो उन पार्टनर्स को कंपनसेशन पे कर सके जिन्होंने उसके फेवर के अंदर सैक्रिफाइस किया है। तो अपन लोगों ने पेड प्राइवेटली वाली कंडीशन पढ़ ली, रिटेन्ड इन बिजनेस वाली कंडीशन पढ़ ली, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस वाली कंडीशन भी अपन लोगों ने पढ़ ली। उसके अलावा जब कोई पार्टनर अपने प्रीमियम का पूरा अमाउंट लेकर नहीं आता, केवल कुछ पार्ट लेकर आता है तो वो वाली कंडीशन भी अपन लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जब वो अपने प्रीमियम के फॉर्म में कुछ भी लेकर नहीं आता तो अपन उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो मैंने बताया कि उस समय हम करंट अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो ये सब बातें जो हैं हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसी चैप्टर को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, when an existing partner also gains on admission of a new partner। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो किसी पुराने पार्टनर को भी क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म के अंदर आए तो पुराने पार्टनर्स हमेशा सैक्रिफाइस ही करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी पुराने पार्टनर को नए पार्टनर के आने से फ़ायदा भी हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे, इसको अपन इस क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोहन एंड मोहन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1। भाई सोहन और मोहन जो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। दे एडमिट कपिल, इन्होंने फर्म में किसको एडमिट किया है, कपिल को। दे एडमिट कपिल इनटू पार्टनरशिप on 1st April 2020 for 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। इन्होंने कपिल को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/3 शेयर के लिए इन्होंने कपिल को क्या किया है, एडमिट किया है। इट वॉज एग्रीड दैट सोहन, मोहन एंड कपिल वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। एक मिनट बच्चों, हेलो हेलो हेलो, थोड़ा फोन आ गया था। अब इट वॉज एग्रीड दैट सोहन, मोहन एंड कपिल वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, यानी कि वो अपना प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। यानी कि देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। मोहन ब्रॉट इन ₹50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। अब मोहन जो है वो अपनी गुडविल के कितने रुपए लेकर आ रहा है, 50,000 रुपये लेकर आ रहा है।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है सॉल्व मैं आपको बताता हूं। अब ये कह रहा है कि भाई सोहन और मोहन जो हैं एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:1। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सोहन है और मोहन है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। अब इन्होंने कपिल को एडमिट किया और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपना फ्यूचर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, सोहन, मोहन और कपिल। और मैंने आप लोगों को बताया कि जब क्वेश्चन के अंदर दोनों रेशियो गिवन होते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो भी गिवन होता है और न्यू रेशियो भी गिवन होता है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और इसमें आप ऐसा मत करना कि भाई शेयर की कंडीशन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा। तो जहाँ तक हो सके एग्ज़ाम के अंदर कोशिश करना कि अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन आया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल लो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का, यानी कि सोहन का और मोहन का। अब सोहन और मोहन का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है, 4/5 और 1/5, यानी कि भाई 4:1 है तो 4/5 एंड 1/5। और न्यू रेशियो अगर अपन देखें तो 1/3 और 1/3, क्योंकि 1:1:1 है। क्लियर हो गई बात। तो एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 5 ज़ा 15, यानी कि 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो 5 3 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 7/15। क्या आ रहा है, 7/15। और यहाँ पर क्या आ रहा है, -2/15। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस नहीं किया, बल्कि कपिल के आने से मोहन को क्या हो गया, फायदा हो गया। सैक्रिफाइस केवल और केवल किसने किया है, सोहन ने किया है। कपिल ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स जो हैं वो हमेशा सैक्रिफाइस करें। कभी कभी क्या होता है कि किसी नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स को क्या है, फायदा भी हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें केवल मोहन की गुडविल दे रखी है। किसकी गुडविल दे रखी है, मोहन की। मोहन अपनी गुडविल के 50,000 रुपये जो है वो लेकर आ रहा है। कितने शेयर के लिए लेकर आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए लेकर आ रहा है। तो यानी कि अब ये 50,000 रुपये किसको मिलेंगे, सोहन को मिलेंगे, क्योंकि केवल सोहन ने ही सैक्रिफाइस किया है। लेकिन यहाँ पर मोहन को भी सोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि मोहन ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब मोहन सोहन को कितना देगा ये निकालना भी बहुत जरूरी है। भाई हमें ये तो पता है कि कपिल सोहन को देगा, लेकिन मोहन को भी सोहन को देना पड़ेगा। और मोहन सोहन को कितना अमाउंट देगा ये हमारे लिए इस क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर अपन देखें, अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आप देखिएगा कपिल जो है, कपिल अपने 1/3 शेयर के लिए कितने रुपए का प्रीमियम लेकर आ रहा है, 50,000 रुपये का। इसका मतलब फर्म की जो टोटल गुडविल है वो कितनी है,
भाई हमें अगर फर्म की गुडविल दे रखी हो तो हम कपिल का शेयर निकाल सकते हैं, और अगर कपिल की गुडविल दे रखी है तो हम फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। तो फर्म की टोटल गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 इंटू 3/1 कर देंगे। इसका मतलब फर्म की टोटल गुडविल कितनी हो गई, 1,50,000 रुपीज़ कितनी हो गई। तो जब भी अगर आपको फर्म की गुडविल नहीं दे रखी हो तो आप इस तरीके से फर्म की गुडविल निकाल सकते हो। अब हमें ये तो पता है कि ये 50,000 रुपये कपिल किसको देगा, सोहन को देगा। अब क्योंकि मोहन ने गेन किया है, आपको दिख रहा है मोहन ने गेन किया है, तो मोहन को भी किसको देना पड़ेगा, सोहन को देना पड़ेगा। अब मोहन सोहन को कितना अमाउंट देगा ये हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फर्म की टोटल गुडविल आ गई, कितनी आ गई, 1,50,000 रुपीज़, और इसने गेन कितना किया है, 2/15। तो यानी कि ये क्या देगा, 2/15, यानी कि इसको सोहन को 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 20,000 रुपये। तो इस तरह से सोहन को 50,000 रुपये तो कपिल देगा और 20,000 रुपये कौन देगा, मोहन देगा। अब देखिए जनरल एंट्री किस प्रकार से होगी, इसको भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है कि नए पार्टनर के आने से किसी पुराने पार्टनर को भी क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो दोनों पार्टनर हैं, एक तो आने वाला पार्टनर और एक पुराना पार्टनर जिसको गेन हुआ है, वो दोनों मिलकर किसको देते हैं, सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को। अब कपिल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि भाई नए पार्टनर के गुडविल के लिए तो वही एंट्रियां होगी जो अपन ने सीखी, क्योंकि भाई वो कैश में लेकर आ रहा है 50,000 रुपये। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपये। और फिर इस प्रीमियम के अमाउंट को हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई केवल सोहन ने ही सैक्रिफाइस किया है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे 50,000 रुपीज़। अब बात करते हैं मोहन और सोहन की, किसकी बात करते हैं, मोहन और सोहन की, क्योंकि भाई मोहन को भी तो सोहन को 20,000 रुपये देने हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, नए पार्टनर की प्रीमियम की तो ये दो एंट्रियां अपन लोगों ने कर दी। अब मोहन जो सोहन को देगा तो हम मोहन के कैपिटल अकाउंट से निकालकर सोहन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मोहन से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को फ़ायदा हो जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालकर किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और यदि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उसके करंट अकाउंट से निकालकर उसके सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हम चाहें तो इन दोनों की एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000
यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000 और यहाँ पर हम लिख देंगे 70,000। तो ये अपन को ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसलिए कराया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स को नुकसान हो, कभी कभी किसी पुराने पार्टनर को फ़ायदा भी हो जाता है। तो जिस पुराने पार्टनर को फ़ायदा हुआ है वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को वो भी कंपनसेशन पे करता है, और इसके लिए हमारे पास फर्म की गुडविल का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके अंदर करा दिया। क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर CC मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, हम बात करते हैं हिडन और इन्फर्ड गुडविल की। किसकी बात करते हैं? हिडन और इन्फर्ड गुडविल। और ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो इसको ध्यान से समझिए। वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्म की टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, ये क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। भाई नए पार्टनर का जो प्रीमियम अमाउंट है, नए पार्टनर का जो प्रीमियम अमाउंट है और वो जितने शेयर के लिए आया है उसको रेसिप्रोकल करके हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ न्यू पार्टनर into reciprocal of share of न्यू पार्टनर। यानी कि सपोज करो जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर जो सी है वो अपने 1/3 शेयर के लिए 50,000 रुपीज़ का प्रीमियम लेकर आ रहा था। सी जो है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अपने 1/3 शेयर के लिए 50,000 रुपीज़ का प्रीमियम लेकर आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, फर्म की टोटल कैपिटल या एक्सपेक्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे, हम उसका अमाउंट लिखेंगे 50,000 का
और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, फर्म की एक्सपेक्टेड कैपिटल आ गई। क्या आ गई, एक्सपेक्टेड कैपिटल। फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर हम फर्म की क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। अब एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालेंगे, सपोज करो एक फर्म के अंदर ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल है, अपन यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि ए की कैपिटल कितनी है 30,000 और बी की कैपिटल कितनी है 30,000, और जो ये सी फर्म में आया है, ये सी लेकर आया है 40,000। कितनी लेकर आया है, 40,000। तो हम क्या करेंगे, ये जो इनकी एक्चुअल कैपिटल है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए, बी और सी, इन तीनों की कैपिटल को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 30,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, यानी कि एक्चुअल कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज़ हो गई। कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज़ हो गई। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इस कैपिटल में से और इस कैपिटल में से लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, फर्म की कैपिटल आ जाएगी। हमारे पास क्या होगा, फर्म की कैपिटल आ जाएगी। यानी कि हम क्या करेंगे, 1,50,000 में से 1 लाख को लेस कर देंगे तो ये आ गई फर्म की कैपिटल 50,000 रुपीज़। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसको एक क्वेश्चन से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी जो हैं वो एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। देयर कैपिटल वर रुपीज 1,60,000 एंड रुपीज 1 लाख रिस्पेक्टिवली। हमें ए और बी की कैपिटल भी दे रखी है। दे एडमिट सी ऑन 1 अप्रैल 2014 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। इन्होंने सी को जो है एडमिट किया है, किसके लिए, 1/5 शेयर के लिए। अब सी ब्रॉट रुपीज 1,20,000 एज कैपिटल। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई है। यहाँ पर अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है ना, ये लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब इसीलिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा, वो समझाने के दृष्टिकोण से मैंने बताया था। सी ब्रॉट रुपीज 1,20,000 एज हिज कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। वो आपको फर्म की जो गुडविल है वो निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस ऑफ सीज एडमिशन। अब देखो इसके अंदर क्या है, हमें फर्म की गुडविल नहीं दे रखी, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे गुडविल को कैलकुलेट कराया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग निकालोगे एक्सपेक्टेड कैपिटल। क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेड कैपिटल। अब एक्सपेक्टेड कैपिटल आप लोग कैसे निकालोगे, जो सी है वो 1/5 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है 1,20,000 रुपीज़। कितनी लेकर आ रहा है,
1,20,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है। तो आप टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे? 1,20,000 इंटू 5/1 यानी कि फर्म की एक्सपेक्टेड कैपिटल आ गई 6 लाख रुपीज़। फिर आप क्या करोगे? एक्चुअल कैपिटल निकालोगे। क्या निकालोगे? एक्चुअल कैपिटल। अब एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए आप तीनों की कैपिटल को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। भाई इसकी कैपिटल कितनी है? 1,60,000। उसकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख। और सी कितनी कैपिटल लेकर आया है? 1,20,000। तो आप क्या करोगे? इन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है वो आ गई 3,80,000 रुपीज़। कितनी आ गई? 3,80,000 रुपीज़। तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालनी है, फिर आपको एक्चुअल कैपिटल निकालनी है। एक्सपेक्टेड कैपिटल आप किससे निकालोगे? सी के शेयर से निकालोगे। भाई सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए 1,20,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है। इसका मतलब फर्म की टोटल कैपिटल हो गई 6 लाख रुपए। फिर आप क्या करोगे? एक्चुअल कैपिटल निकालोगे। हमें क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, हमने इनको क्या करा? प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे? गुडविल निकालने के लिए, हिडन गुडविल को निकालने के लिए एक्सपेक्टेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक्सपेक्टेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को क्या कर देंगे? माइनस। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल हमारी कितनी है? 6 लाख रुपीज़ और एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 3,80,000 रुपीज़। इसका मतलब फर्म की जो गुडविल है वो कितनी आ गई? फर्म की गुडविल आ गई आपकी 2,20,000 रुपीज़। कितनी आ गई? 2,20,000 रुपीज़ जो है ये आपकी फर्म की गुडविल आ गई, यानी कि हिडन गुडविल आपने निकाल ली। तो वो आपसे कह रहा था वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, आपको फर्म की गुडविल निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा हिडन गुडविल ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर एक्चुअल कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस करने के बाद जो गुडविल आती है वो फर्म की हिडन गुडविल कहलाती है या न्यू गुडविल कहलाती है। अब सी जो है वो क्या है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो 2,20,000 इंटू 1/5 शेयर, यानी कि उसको जो है कितने रुपए लाने पड़ेंगे? प्रीमियम के 44,000 रुपीज़ लाने पड़ेंगे। उसको कितने रुपए लाने पड़ेंगे? 44,000 रुपीज़ उसको प्रीमियम के लाने पड़ेंगे। लेकिन देखो अब क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो सी है वो अपने प्रीमियम का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्या कि भाई सी जो है वो अपने प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कैश में लेकर आ रहा है? ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। भाई कैपिटल लाने की एंट्री तो हम करेंगे, और कैपिटल लाने की एंट्री हम क्या करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। आप ऑप्शन में कैश भी दे रखा होता है, बैंक भी दे रखा होता है। टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो भाई कैपिटल तो वो कैश में लेकर आ रहा है 1,20,000 रुपये की। तो ये तो हम 1,20,000 रुपये से एंट्री कर देंगे कि भाई सी जो है वो 1,20,000 रुपये जो है कैपिटल के लेकर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं कह रखा कि वो अपने प्रीमियम का जो अमाउंट है जो हमने कैलकुलेट किया है 44,000 रुपीज़ वो भी कैश में लेकर आएगा।
ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, क्योंकि वो कुछ भी अमाउंट जो प्रीमियम का है वो कैश में लेकर नहीं आ रहा। और देखिए कंडीशन यहाँ पर शेयर की है, तो आप अगर चाहो तो न्यू रेशियो निकाल कर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। और मैं अगर करूँगा इस क्वेश्चन को तो भाई मुझे दिख रहा है कि इसमें कंडीशन शेयर की है, न्यू रेशियो भी गिवन नहीं है, इसका मतलब कंडीशन केवल और केवल शेयर की है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होता तो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि कंडीशन किसकी है, शेयर की है। और शेयर की कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एंट्री कर दूंगा सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और मैं 44,000 रुपीज़ को 3/5 और 2/5 में बांट दूंगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो यहाँ पर देखिए 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, यानी कि 30 30, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 26। और यहाँ पर 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और एक ये 17। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये 44,000 को मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। और हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखो कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी भी न्यू रेशियो में नहीं होता। तो यहाँ पर अपन ने हिडन गुडविल का क्वेश्चन करा, और हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालो, फिर एक्चुअल कैपिटल निकालो, फिर एक्सपेक्टेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दो, तो आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। किसकी गुडविल आ जाएगी, फर्म की गुडविल आपके पास आ जाएगी। फिर फर्म की गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकाल लो। अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन नहीं है कि भाई ये कैश में लेकर आ रहा है, तो हमने क्या करा, प्रीमियम का पूरा अमाउंट जो है वो उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लिया। और मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा कैश में लेकर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। कैपिटल का पैसा तो वो लेकर आया है, तो उसकी एंट्री तो हम कैश या बैंक के थ्रू करेंगे, लेकिन प्रीमियम का पैसा वो लेकर नहीं आया है, इसलिए हम उसके करंट अकाउंट से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी हिडन गुडविल का ही है, देखते हैं। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। चेतन bring rupees 2 lakh as his share of capital. The value of the total asset of the firm, फर्म की टोटल असेट हमें गिवन है, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर valued at rupees 1 lakh on that date. Give necessary journal entry to record goodwill at the time of Chetan's admission. Also show your working notes. अब देखो ये क्वेश्चन भी हिडन गुडविल का है, लेकिन देखिए इसमें आपको अभय और बीना की कैपिटल नहीं दे रखी। इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है कि आपको अभय और बीना की कैपिटल गिवन नहीं है। तो आप अभय और बीना की कैपिटल कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन के अंदर असेट्स दे रखी है और आपको क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटीज दे रखी है। तो आप असेट में से यदि लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे
तो आपके पास अभय और बीना की कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी। आपके पास क्या होगा, अभय और बीना की कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी। और जो चेतन है उसकी कैपिटल तो आपको दे ही रखी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर कर क्या करो, अभय और बीना की कंबाइंड कैपिटल निकाल लो। तो अभय की कैपिटल और बीना की कैपिटल कैसे निकालेंगे हम 5,40,000 में से लाइबिलिटीज के 1 लाख रुपीस क्या कर देंगे माइनस। तो हमारे पास अभय और बीना की कंबाइंड कैपिटल आ गई 4,40,000 रुपीस। और ये कैपिटल किसकी है, अभय एंड बीना, किसकी है, अभय एंड बीना की कंबाइंड कैपिटल हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैपिटल। अब 1/4 शेयर के लिए जो चेतन है वो 2 लाख रुपीस लेकर आ रहा है। इसका मतलब फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख इंटू 4/1 यानी कि 8 लाख रुपीस। ये फर्म की क्या है, एक्सपेक्टेड कैपिटल हो गई। सेकंड, अब हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल। अब हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल। अब एक्चुअल कैपिटल में अभय और बीना की कैपिटल तो मेरे पास पड़ी है 4,40,000 प्लस 2 लाख, यानी कि एक्चुअल कैपिटल कितनी आ गई 6,40,000। कितनी आ गई 6,40,000। अब मैं फर्म की क्या करूँगा, गुडविल निकाल लूँगा। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालूँगा, 8 लाख माइनस 6,40,000, तो फर्म की गुडविल आ गई 1,60,000 रुपीज़। फर्म की गुडविल कितनी आ गई 1,60,000 रुपीज़। अब मुझे अगर चेतन का शेयर निकालना है तो चेतन का शेयर मैं कैसे निकालूंगा, तो चेतन का शेयर कैसे निकालूंगा, चेतन्स शेयर 1,60,000 ये मेरा 4th स्टेप हो जाएगा इंटू 1/4 यानी कि 40,000 रुपीज़। यानी कि चेतन को कितने रुपए लाने चाहिए, गुडविल के 40,000 रुपये उसको लेकर आने चाहिए 1/4 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं भी गिवन नहीं है कि चेतन जो है वो अपना प्रीमियम का शेयर कैश में लेकर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लूँगा। भाई कैपिटल तो वो कैश में लेकर आ रहा है, तो कैपिटल के लिए तो मैं एंट्री कर दूंगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लेकर आ रहा है, 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए लिख दूंगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मुझे प्रीमियम की एंट्री करनी है। अब वो प्रीमियम का पैसा कैश में लेकर नहीं आ रहा, तो मैं एंट्री कर दूंगा चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभय's कैपिटल अकाउंट टू बीनाज कैपिटल अकाउंट। अब 40,000 रुपये को मैं किस में बांटूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। भाई 40,000 रुपये लाने चाहिए इसको, ये 40,000 रुपये लेकर नहीं आ रहा। कंडीशन किसकी है, शेयर की। और मेरे पास क्या है इनका ओल्ड रेशियो। अब देखो यहाँ पर ओल्ड रेशियो भी गिवन नहीं है, बस ये कह रखा है कि वो एक फर्म के अंदर क्या है, पार्टनर हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अभय और बीना का जो ओल्ड रेशियो है
वो मैं क्या मानूंगा 1:1, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ के देखो, आपको न्यू रेशियो गिवन है क्या, अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, चेतन bring ₹2 lakh as is capital of the firm, the value of total asset and liabilities on that date, give necessary journal entry। तो मुझे अभय और बीना का रेशियो भी गिवन नहीं है, तो भाई ओल्ड रेशियो 1:1 हो गया, और शेयर की कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको 1:1 के अंदर बांट दूंगा, यानी कि 20,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़, तो यानी कि 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 20,000 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर आप देखिए अपन ने हिडन गुडविल के भी 2 क्वेश्चन कर लिए। तो हिडन गुडविल में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालनी पड़ती है, फिर एक्चुअल कैपिटल निकालनी पड़ती है, फिर एक्सपेक्टेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस करना पड़ता है, तो हमारे पास फर्म की गुडविल आ जाती है, और फिर फर्म की गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ता है, और फिर आपको ये देखना है कि वो अपने प्रीमियम का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अपन ने दोनों क्वेश्चन करे, इसमें प्रीमियम का अमाउंट वो कैश में लेकर नहीं आ रहा, इसलिए अपन ने उसके करंट अकाउंट से क्या करा, चार्ज कर लिया। तो एक तो कैपिटल लाने की एंट्री हो गई और एक प्रीमियम की एंट्री हो गई। अब देखिए जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब यहाँ पर देखिए, इसको अपन लोग जो हैं प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, या फिर अपन ने इसको वहाँ पर भी देख चुके हैं कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना ही पड़ता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में भी बनाना पड़ता है, और एडमिशन की कंडीशन में भी बनाना पड़ता है, रिटायरमेंट की कंडीशन में भी बनाना पड़ता है, डेथ की कंडीशन में भी बनाना पड़ता है। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट इन 4 कंडीशन के अंदर बनाते हैं। डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में हमें क्या करना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर यदि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की चर्चा करें तो देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपन और डिटेल से समझेंगे और जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में रीवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या होता है, जर्नल एंट्रीज पूछ ली जाती है। तो इसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या बोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। और इसकी प्रकृति क्या होती है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यानी कि नाम मात्र का खाता। क्या होता है, नाम मात्र का खाता। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर्स रुपीज, ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई और ये इसकी डेबिट साइड हो गई। ठीक है, और मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो यानी कुल मिला के अगर फर्म को नुकसान होता है, यानी कि फर्म को अगर लॉस होता है असेट्स और लायबिलिटी, असेट्स के रीवैल्यूएशन से या लायबिलिटीज़ के इंक्रीज होने से, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और यदि फर्म को प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं।
ठीक है। अब देखो असेट्स की वैल्यू यदि डिक्रीज होगी तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि अगर कोई भी असेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर कोई भी असेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम उसको कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। उसी तरह लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से क्या होता है, फर्म को नुकसान होता है। अगर कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो असेट की वैल्यू कम होने से नुकसान होता है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ने से नुकसान होता है, तो दोनों चीज़ें डेबिट साइड में आएगी। इसके अलावा कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की है लेकिन हमें रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो अगर हम किसी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो भी हमें नुकसान होगा। तो कोई भी लाइबिलिटी को यदि रिकॉर्ड किया जाता है जो अनरिकॉर्डेड है तो भी फर्म को क्या होता है, नुकसान होता है। तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं रीवैल्यूएशन के अंदर कहाँ पर आती हैं, डेबिट साइड के अंदर आती है। कहाँ पर आती हैं, डेबिट साइड के अंदर। क्लियर। अब देखो किसी असेट की वैल्यू यदि बढ़ती है तो फर्म को क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो किसी भी असेट की वैल्यू यदि बढ़े यानी कि वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो, तो फर्म को फ़ायदा होगा, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। उसी तरह अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो फर्म को फ़ायदा होगा, तो हमें क्या करना है, उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो देखो ये चीज़ें अगर हमने इतना सा लॉजिक समझ लिया तो हम इजीली रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि असेट यदि घट रही है तो डेबिट में, असेट यदि बढ़ रही है तो क्रेडिट में, लाइबिलिटी यदि बढ़ रही है तो डेबिट में और घट रही है तो क्रेडिट में। उसी तरह यदि आप किसी अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड करोगे तो फर्म को फ़ायदा होगा। तो टू अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो ये तीन चीज़ें जो हैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आती हैं। कहाँ पर आती हैं, क्रेडिट साइड के अंदर आती हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें देखना है कि असेट की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। यदि असेट की वैल्यू घट रही है तो आपको कहाँ पर लिखना है, आपको डेबिट साइड में लिखना है। असेट की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। और यदि आप किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। और यदि आप किसी अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि भाई इनसे हमें फ़ायदा होता है, इनसे हमें नुकसान होता है। फिर हम क्या करेंगे, हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाते हैं। हम क्या करेंगे, डेबिट का भी टोटल लगाएंगे और हम क्रेडिट साइड का भी क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो आपको होगा लॉस, और यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है तो आपको होगा प्रॉफिट। ठीक है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको कहाँ पर लिखोगे, आप उसको लिखोगे यहाँ पर, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, है ना। और यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पर लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। भाई क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा।
डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस हो गया, तो हमें लॉस को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से एक चीज़ आती है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और आप अकाउंट को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो है इंपॉर्टेंट कर कर इसको नोट कर लो कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो प्रीमियम के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम में लेना है, और रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको ओल्ड रेशियो काम में लेना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है, अब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, बिल्डिंग 50,000 से 70,000 की हो गई, तो आप इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के किस पक्ष में दिखाओगे। अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो हम इसे रीवैल्यूएशन के कहाँ पर दिखाएंगे, बढ़ने से क्या होता है भाई, फ़ायदा होता है, फ़ायदा हो रहा है तो हम कहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। अगर बिल्डिंग की वैल्यू घट जाती तो हम उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाते, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उसी तरह कोई दायित्व यदि बढ़ जाता है तो डेबिट साइड में, और कोई दायित्व यदि घट जाता है तो क्रेडिट साइड में। किसी दायित्व को यदि रिकॉर्ड करना हो तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और किसी संपत्ति को यदि रिकॉर्ड करना हो तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो आपसे परफॉर्मी को लेकर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ तक आपको रीवैल्यूएशन का पूरा कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रीवियस चैप्टर में भी सिखाया था, और मैं आपको यहाँ पर उसको दोबारा सिखा रहा हूँ कि रीवैल्यूएशन से लेकर क्वेश्चन जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब आगे आप लोग देखिए कि भाई कुछ जनरल एंट्रियाँ भी भाई हमसे पूछ ली जाती हैं कि भाई बताइए संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो आप कौन सी जर्नल प्रविष्टि करोगे, संपत्ति का मूल्य घट गया तो आप कौन सी जर्नल प्रविष्टि करोगे। तो आप खुद देख सकते हो, मैं यहाँ पर, या मैं आपको यहीं पर ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन अपन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चलिए अपन इसको क्वेश्चन से ही सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ही हम लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ जेड। भाई जेड को फर्म के अंदर क्या किया गया है, एडमिट किया गया है। फर्म को क्या किया गया है, जेड को फर्म के अंदर क्या किया गया है, एडमिट किया गया है। एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई हुज आर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ 2:3। एक्स और वाई जो हैं वो 2:3 के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है, और जेड को वो फर्म के अंदर क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, और ये जर्नल एंट्रीज किससे रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है,
रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है पूरा, यानी कि एक तरीके से आप हालांकि इंग्लिश में सही अर्थ तो के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर अपन लिखते हैं कि भाई द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। आपको फर्नीचर की जो वैल्यू है उसको 10,000 रुपये से क्या करना है, बढ़ाना है। अब आप क्या करो, जब भी रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्री करनी हो तो वर्किंग नोट के अंदर, रफ के अंदर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, है ना। आप रफ में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, इससे क्या है, गलती नहीं होगी। अब गलती कैसे नहीं होगी इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई हमें फर्नीचर की वैल्यू को 10,000 रुपये से बढ़ाना है। अब रीवैल्यूएशन में हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर 10,000 रुपीज़, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो भाई अब क्या करना है, क्रेडिट साइड में लिखा, इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, अब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब जनरल एंट्री में भी रीवैल्यूएशन क्रेडिट में ही आएगा। तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज़। तो हमने ये जनरल एंट्री कर दी। तो एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके से जनरल एंट्री भी पूछी जा सकती है कि भाई फर्नीचर का जो मूल्य है वो 10,000 रुपये से बढ़ाना है। बताइए आप कौन सी जनरल प्रविष्टि करेंगे एक साझेदार के फर्म में प्रवेश लेने पर। तो हमारी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब दूसरा देखिए, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू का मतलब होता है तक, बाय का मतलब क्या होता है पूरा, यानी कि जो भी अमाउंट दे रखा है आपको वही अमाउंट जनरल एंट्री के अंदर लिखना है। लेकिन टू का मतलब क्या होता है तक। तो हमें फर्नीचर की वैल्यू को 40,000 रुपये तक बढ़ाना है और फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। तो यहाँ पर आप अगर जनरल एंट्री में 40,000 रुपये लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू का मतलब क्या, तक बढ़ाना है। तो 40,000 रुपये तक बढ़ाना है और ऑलरेडी फर्नीचर कितने का है, 20,000 रुपये का है। तो हम रीवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर, क्योंकि भाई संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। हम लिखेंगे 20,000 रुपये, कितने लिखेंगे, 20,000 रुपये। तो यहाँ पर जनरल एंट्री फिर वही वाली हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़। क्लियर हो गई बात। तो दोनों जनरल एंट्रियाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो रीवैल्यूएशन की जब भी जनरल एंट्रीज आए तो आप क्या करना, वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। अब देखो यहाँ पर फिर टू लिखा हुआ आ गया, अप टू का मतलब तक होता है ना। तो हमें फर्नीचर की वैल्यू को 120% तक बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 का 120% निकालेंगे, 50,000 का 120% निकालेंगे तो आ गया 60,000 रुपये। अब 60,000 में से
हम 50,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपये। यानी कि हमें फर्नीचर की वैल्यू को 10,000 तक 10,000 रुपये से बढ़ाना है। यदि आप जनरल एंट्री में 60,000 लिख आओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको बाय और टू का ज्ञान होना चाहिए। बाय का मतलब होता है पूरा, वहां पर डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन टू के अंदर क्या करना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है। देखो मैंने 40,000 और 20,000 का डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 20,000। क्योंकि टू के अंदर आपको हमेशा याद रखो आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पर भी टू वर्ड था तो मैंने 60,000 और 50,000 के बीच में डिफरेंस निकाला, लेकिन बाय के अंदर मैंने डिफरेंस नहीं निकाला। बाय में जो भी अमाउंट मुझे दे रखा था मैंने वो पूरा का पूरा लिख दिया। तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपये लिख दूंगा। तो 10,000 रुपये वापस कहाँ पर आ जाएंगे, यहीं पर ही आ जाएंगे। तो बाय फर्नीचर 10,000 रुपीज़। तो फिर वही जनरल एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि भाई तीनों कंडीशन के अंदर फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है और तीनों कंडीशन में मैं फर्नीचर को रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखूंगा। अब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहा हूं, इसका मतलब जनरल एंट्री में भी रीवैल्यूएशन क्रेडिट ही होगा। तो ये जनरल एंट्रियों बनाने वाला क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि कम है, अंडर वैल्यूड का मतलब है कि उसमें उल्टा आपको बढ़ाना है ना। क्योंकि भाई वो खुद कह रहा है कि जो स्टॉक है वो 10% से अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब है कम है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है। यानी कि ये 18,000 जो है ये 90% के बराबर है। किसके बराबर है, 90% के। तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 100% के ऊपर लाना पड़ेगा और फिर हमें जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखिए 18,000 जो है वो किसके बराबर है, 90 के। तो पहले हमें इसको 100 पर लाना पड़ेगा, यानी कि 20,000 रुपीज़। अब फिर 20,000 में से 18,000 को हम माइनस करेंगे तो आ गया 2,000 रुपीज़। यानी कि हमें स्टॉक को 2,000 रुपये से क्या करना है, बढ़ाना है। अब स्टॉक को बढ़ाना है यानी कि असेट बढ़ेगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय स्टॉक 2,000 रुपीज़। फिर फोर्थ एंट्री में भी रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो हम कर देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब है अब हमें कम करना है। क्या करना है, कम करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 10% से। यानी कि ये 22,000 जो है ये 110% के बराबर है। तो 22,000 जो है ये 110 के बराबर है, तो हमें इसे 100 पे लाना पड़ेगा, यानी कि 20,000 रुपीज़। अब 22,000 में से 20,000 लेस करेंगे, यानी कि हमें स्टॉक की वैल्यू को 2,000 रुपये से कम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टॉक को लिखेंगे यहाँ पर टू स्टॉक 2,000 रुपीज़। अब रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2,000 रुपीज़।
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2000 रुपीज़। तो आई थिंक आप लोगों को ये जनरल एंट्रियां समझ में आ रही होगी। तो जब भी रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्रियां आए तो आप साइड में क्या करो, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। और बाय का मतलब होता है पूरा, टू में टू, जहां पर भी टू वर्ड आ जाए आपको डिफरेंस निकालना है। जहां पर अंडर वैल्यूड वर्ड लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब आपको बढ़ाना है और फिर डिफरेंस निकालना है। ओवर वैल्यूड वर्ड लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब आपको कम करना है और डिफरेंस निकालना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, और भी जनरल एंट्रियां मैंने लिखी हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000 और कंप्यूटर की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000। इसका मतलब है मुझे कंप्यूटर की वैल्यू को क्या करना है, 5,000 रुपये से बढ़ाना है। क्योंकि भाई मार्केट वैल्यू 25,000 रुपये है और बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। इसका मतलब मुझे कंप्यूटर की वैल्यू को क्या करना है, 5,000 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से, 5,000 रुपये से मुझे कंप्यूटर की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए मैं कहाँ लिखूंगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय कंप्यूटर 5,000 रुपीज। अब रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो सिक्स्थ एंट्री क्या हो गई, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज, है ना। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। अब नेक्स्ट देखिए, मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर ₹80,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹60,000। तो यही यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है, इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट की जो दो एंट्रियाँ हैं ये थोड़ी सी टिपिकल एंट्रियाँ हैं रीवैल्यूएशन की, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। वो कह रहा है कि भाई मशीनरी कितनी की है, 60,000 रुपये की है, जिसे एक्स ने क्या करा, 80,000 रुपये में ले लिया। और एक्स क्या है, पार्टनर है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि भाई एक्स ने ले लिया। तो जब भी कोई पार्टनर किसी असेट को ले लेता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि भाई उसका कैपिटल अकाउंट कम हो गया। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हम करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, अभी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट मान रहा हूं, और फिक्स्ड होता तो मैं करंट अकाउंट से ले लेता। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि भाई एक्स के खाते से तो 80,000 काटूंगा, मशीनरी कितने की गई, 60,000 रुपये की, और इसमें मुझे क्या हो रहा है, 20,000 रुपये का फायदा हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़। तो जब भी कोई पार्टनर किसी असेट को ले लेता है तो हमें जो भी फायदा होता है तो हमें रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, और अगर नुकसान हो रहा होता तो मैं रीवैल्यूएशन को डेबिट कर लेता। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई एक्स ने क्या करा, फर्म की मशीनरी को ले लिया। अब फर्म की मशीनरी तो 60,000 की थी, तो मतलब मशीनरी तो 60,000 से क्रेडिट होगी, और जो एक्स है वो 80,000 से डेबिट होगा। तो भाई जो 20,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसे हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, रीवैल्यूएशन में। तो हम रीवैल्यूएशन में यहाँ पर लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़। और जनरल एंट्री देखिए आप, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी,
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट के अंदर मैं लिख दूंगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख दूंगा? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। तो थोड़ा सा ये एक टिपिकल पार्ट था। अगर सपोज करो वो मशीनरी को 40,000 में ले लेता, मैं यहीं पर ही आपको बता रहा हूं कि सपोज करो वो मशीनरी को 40,000 रुपये में ले लेता, तो मैं क्या एंट्री करता? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो उस कंडीशन में मैं फिर ये एंट्री करता 40,000, 20,000 और 60,000, मैं ये एंट्री कर देता। आ गई बात समझ में? तो ये अपन को ध्यान रखना है। हालांकि इसमें ऐसा हुआ नहीं है, इसमें प्रॉफिट हुआ है इसलिए मैंने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है। अगर नुकसान होता तो मैं रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देता। अब यहाँ पर देखिए लास्ट 1/3 ऑफ मशीनरी is taken by Y for ₹30,000 and balance is revalued at 57,600। तो देखिए इसमें दो एंट्रियां बनेगी। कितनी एंट्रियां बनेगी? दो एंट्रियां इसके अंदर बनेगी, यानी कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो ट्रांजैक्शन है ना। इस ट्रांजैक्शन में कितने ट्रांजैक्शन हैं? दो ट्रांजैक्शन आपको दे रखे हैं। भाई मशीनरी की वैल्यू आपको दे रखी है 72,000 रुपीज़। अब वो कह रहा है कि 72,000 का 1/3, अब 72,000 का यदि हम 1/3 निकालें तो आता है 24,000 रुपीज़। तो वो कह रहा है कि भाई 24,000 रुपीज़ की मशीनरी को वाई ने कितने रुपए में ले लिया? 30,000 रुपये में ले लिया। इसको क्या करा? Y ने कितने में ले लिया? 30,000 रुपये के अंदर ले लिया। तो यानी कि ये तो सेम कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। भाई वाई से तो हम 30,000 लेंगे, मशीनरी हमारे पास से कितने की गई है? 24,000 रुपये की, और 6,000 रुपये का हमें क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा यानी कि ये और ये कंडीशन सेम हो गई, क्योंकि भाई वहाँ पर एक्स ने ली थी, यहाँ पर वाई ने ले लिया। दोनों का कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब देखो 72,000 में से 24,000 गए तो कितने बचे? 48,000 बचे। अब 48,000 की मशीनरी को कितने रुपए में रीवैल्यूड किया गया है? 57,600 में। तो 57,600 में से 48,000 यदि हम माइनस करते हैं तो यानी कि 9,600 का हमें क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है? 9,600 का हमें क्या हो रहा है? फ़ायदा। तो यहाँ पर तो एक तरीके से मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। भाई इसके अंदर तो हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन में यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे बाय वाइज कैपिटल 6,000 रुपीज़, और यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी 9,600 रुपीज़, क्योंकि भाई यहाँ पर तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या कर देंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,600 रुपीज़। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,600 रुपीज़, क्योंकि भाई जो रिमेनिंग मशीनरी बची 48,000 की,
और इस 48,000 की मशीनरी को कितने रुपए में रीवैल्यूड किया जा रहा है? 57,600 में, यानी कि 9,600 रुपीज़ से मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय मशीनरी। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर कोई असेट ले लेता है और यदि आपको फ़ायदा होता है तो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करना है, और नुकसान होता है तो ये कंडीशन भी मैंने बता दी, तो भी रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो कभी कभी इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं एग्ज़ाम के अंदर हमको दे दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सपोज करो आपने रीवैल्यूएशन के कुछ एक्सपेंसेस पे करे, है ना, तो जैसे कि एक्सपेंसेस पेड ऑन रीवैल्यूएशन। भाई कभी कभी हमें क्या होता है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूड और रीअसेस कराने के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, तो हमें रीवैल्यूएशन के खर्चे भी हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस पेड ऑन रीवैल्यूएशन सपोज करो 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने, अब ये खर्चा किसने पे किया है? फर्म ने पे किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, क्योंकि भाई असेट कम हो गई, नुकसान हो गया, तो 6,000। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 रुपीज़, ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अब सपोज करो एक्सपेंसेस पेड ऑन रीवैल्यूएशन, एक्सपेंसेस पेड ऑन रीवैल्यूएशन बाय ए ₹4,000। अब यहाँ पर रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं? ए ने पे किए हैं, है ना। तो हमें एक फर्म ए को चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई अब ए ले रहा है, ए चुका रहा है, तो ए फर्म से वसूल करेगा, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपीज़। क्योंकि अगर फर्म चुका रही है तो टू कैश या बैंक आ जाएगा, अगर कोई पार्टनर चुका रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? या तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा या करंट अकाउंट आ जाएगा। तो ध्यान रखना, कभी कभी एक्सपेंसेस वाले ट्रांजैक्शन भी वो आपको दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक तो हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट समझ लिया, और एक इस चीज़ को समझा कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो कभी कभी पुराने पार्टनर को भी क्या हो जाता है? फ़ायदा हो जाता है। और एक अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया। तो इस क्लास को हम यहीं पर ही ओवर करेंगे, और अभी फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोग मिलते हैं और उसमें हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।